बहू अच्छी हो तो बेटे की ज़रूरत नहीं होती। मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है और जेठानी जी, आप जाकर अपने कमरे में आराम कर लीजिए थोड़ी देर। जब रोटी सेकने की बारी आएगी तो मैं रोटियां सेक दूंगी। सासू माँ बोली, सच में हमें तो बहुत अच्छी बहू मिली है। इतने में ही ससुर बोल पड़े, सच में सच कहा पूनम तुमने, बहू हो तो ऐसी। अपनी छोटी देवरानी कविता की तारीफ सुनकर रंजना को बहुत गुस्सा आया। वह मन ही मन कविता से जलने लगती है। सारा दिन बस ये बुड्ढे बुढ़िया इस कविता की ही बड़ाई करते रहते हैं। मेरे बारे में तो कभी कुछ कहा नहीं। कविता की रोजाना की आदत थी सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, घर का काम समेटना, रोजाना मंदिर की आरती करना। मंदिर की आरती के बाद ही कविता सबके लिए नाश्ता बनाया करती थी। उसकी जेठानी सीधे नाश्ते की टेबल पर ही आती थी। आइए रंजना दीदी, मैंने आज नाश्ते में आलू का पराठा बनाया है। सच में कविता बहू के हाथों में तो जादू है। इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है। और रंजना भी मुंह बनाते हुए अपना नाश्ता कर चुकी होती है। रंजना का पति राहुल एक गवर्नमेंट सर्विस में था तो उसकी इनकम बहुत ज्यादा थी। और कविता का पति अजय पैरों से अपाहिज था। अजय से बाहर का कोई भी काम नहीं हो पाता था। एक दिन कविता की जेठानी रंजना अपने सास ससुर से बोल पड़ी, मम्मी जी, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप हमेशा इस कविता की तारीफ करती रहती हो। शायद आप ये भूल रही हैं कि मेरे पति की कमाई से ही ये घर चलता है। और हाँ, मैंने अपने पति से बोला तो वो आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। फिर देखती हूँ आपकी ये कविता बहू आपको कैसे अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। शाम हुई तो रंजना का पति राहुल ड्यूटी से घर वापस आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। रंजना भी उसके पीछे पीछे अपने कमरे में चली जाती है। मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। यहाँ मेरा दम घुटता है। आपकी माँ हर वक्त बस उस कविता की बड़ाई करने में लगी रहती है। कविता से पहले मैं भी इस घर की बहू थी। मैंने भी ये सारे काम किए थे। राहुल, ठीक है रंजना, तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो मत रहो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अगली सुबह रंजना और राहुल का बैग तैयार थे। बैग लेकर वह अपने कमरे से बाहर आते हैं। पूनम, बेटा ये बैग। क्या रंजना बहू अपने मायके जा रही है? नहीं माँ, रंजना अपने मायके नहीं जा रही है, पर हम अब इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ मेरी पत्नी नहीं रह सकती वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ। घर क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है? इतने में ही कविता इन सारी बातों को सुनकर अपने जेठ के पैरों में गिर जाती है। बड़े भैया, आप हमारे इस घर को छोड़कर मत जाइए। आपको तो पता ही है कि अजय पैरों से अपाहिज है, वह कुछ कर नहीं पाते। हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं तो जिठानी जी को कुछ भी नहीं कहा है, पता नहीं उन्हें मेरी क्या बात बुरी लगी। रंजना, सबका ठेका हमने ही ले रखा है क्या कि सबका खर्चा हम ही देंगे? अपने अपने पैसों से अपना घर चलाओ, हमें अब किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं जेठानी जी, ऐसा मत कहिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप यहाँ रुक जाइए। कविता की सास पूनम ने कहा, रहने दे कविता, हाथ मत जोड़ किसी के आगे। हाथ जोड़ने से रुक थोड़ी जाएंगे बेटा। उन्हें नहीं पता कि माँ बाप बुढ़ापे में कैसे अपना खर्चा देंगे। वो तो इस वक्त अपनी बीवी का गुलाम हो रहा है। इतना सुनते ही रंजना अपने पति राहुल का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर ले आती है। कविता, माँ जी अब क्या होगा, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं और घर का राशन खत्म होने लगता है। एक एक करके सारी दालें खत्म हो जाती हैं। उस दिन कविता के पास कुछ भी नहीं था घर में खाना पकाने के लिए। 2 दिन से घर के सभी लोग भूखे थे। कविता के पति राहुल को भूखे होने के कारण कविता अपने पति राहुल को उसकी दवाइयाँ भी नहीं दे पाई। दवाइयाँ ना खाने की वजह से राहुल की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। उधर उसकी सास पूनम भी भूख की वजह से उसको चक्कर आने लगा था। चक्कर आने के कारण पूनम जमीन पर जोरों से गिर जाती है। माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कविता दौड़ते हुए घर से बाहर की ओर निकलती है। अरे कोई बचाओ, मेरी माँ जी को भूख के कारण चक्कर आ गया है, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो कोई। पड़ोस के कुछ लोग वहां जमा हो जाते हैं। पड़ोस की ही एक महिला बोलती है, खुद के बेटे तो घर में पड़े हैं, एक बेटा छोड़कर चला गया, अब क्या पड़ोसी खाना खाने के लिए भी देंगे? उस दिन कोई भी कविता की मदद नहीं करता। कविता घर से निकल जाती है और कड़ी धूप में पैदल चलते चलते उसके दिमाग में बस एक ही बात बार बार आ रही थी, मुझे ही करना होगा कुछ। क्या मैं अपने सास ससुर और पति के लिए खाना भी नहीं खिला सकती क्या? अगर मुझे जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़े तो मैं वो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। सामने उसकी नज़र एक आलीशान मकान पर पड़ती है। कविता उस मकान की घंटी बजाती है।
और एक बूढ़ी दादी उस घर से बाहर निकल आती है। बताओ क्या काम है दादी माँ, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या मुझे? दादी माँ कहती है, अरे भाई हम तो तुमको जानते भी नहीं, ऐसे कैसे हम तुम्हें अपने घर में काम पर रख लें। कविता उस दादी को अपने घर की सारी स्थिति बताती है तो दादी को उस पर बड़ा तरस आता है। कितनी बहादुर बेटी है, आजकल के जमाने में कौन अपने सास ससुर के लिए इतना करता है। एक मेरी बहू है, उल्टा मैं उसके लिए खुद खाना बनाती हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल से काम पर आ जाना, पर हाँ तुम्हें बर्तन साफ करने पड़ेंगे। ठीक है दादी जी, मैं बर्तन साफ कर दूंगी। अगले ही दिन कविता काम पर जाने के लिए घर से निकल रही होती है। उसकी सास पूनम उससे पूछती है, कविता इतनी सवेरे सवेरे तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैंने एक काम तलाश कर लिया है। मैं अब घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी कर लिया करूंगी, जिससे हमारा घर खर्च चल सके। हमारे घर में आज पूरे 3 दिन हो गए हैं, खाना नहीं बना है, सभी लोग भूखे हैं। अजय की और आपकी भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। पूनम, मगर बेटा क्या काम है? कुछ नहीं माँ जी, बस किसी के घर में बर्तन साफ करने हैं। इस बात को सुनकर पूनम की आंखों में आंसू भर आते हैं और पूनम कविता को जोर से गले लगा लेती है। बेटा कविता, ऐसा तो कोई बेटी भी नहीं कर सकती जो तू हमारे लिए कर रही है। माँ जी, ये मेरा फर्ज है। इतना कहकर कविता काम की ओर निकल जाती है। लीजिए दादी माँ, आपका सारा काम मैंने कर दिया है और कोई कमी तो नहीं है ना? अगर कुछ है तो मुझे बता दीजिए, मैं वो भी कर दूंगी। नहीं बेटा, देखो ये कुछ खाना बचा है, इसे तुम अपने घर ले जाओ। शाम को जब कविता घर वापस आती है तो सभी लोग उसे एक जगह बैठे मिलते हैं और वह उस खाने को लेकर सीधा किचन में चली जाती है और थाली में परोस कर ले आती है। लीजिए माँ जी, बाबूजी, पहले आप खाना खा लीजिए, बाकी बचेगा तो मैं और राहुल खा लेंगे। इतना सुनकर कविता के सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं मेरी बच्ची, आजा, साथ में मिलकर खाना खाएंगे। कविता की सास खाना खाते हुए रोने लगती है और अपने पति से कहती है, देखो जी, दुनिया तो बेटे की कमाई खाती है, आज हम बहू की कमाई खा रहे हैं। सच कहा है किसी ने, अगर बहू अच्छी हो तो बेटे की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी।